हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विकी जामड्डा। तो काफ़ी लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं पॉलिटी का ये नोट्स बहुत ही बेहतर तरीके से मैं बना रहा था। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो और इन सभी विषयों पे इसके वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा जो है कंटेंट मैंने जो है पॉलिटी का जो है वो तैयार किया हुआ है, जिसको मैं आपको जो है मैं दे दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको फॉर्म में आपको मिल जाएगा। देखिए, ये सब पॉलिटी का नोट्स है और सभी को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। तो बिना देरी किए हुए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँ आपका जो क्लास है पॉलिटी का। यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत ही सिंपल वे से जो है हम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी कहानी की तरीके से, क्योंकि आपको जो है चीज़ें जो है आप रिलेट कर पाए। तो पॉलिटी में हम क्या होता है कि हम पॉलिटी पढ़ते हैं फिर भूलते जाते हैं चीज़ों को, लेकिन मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि मैं आप जो है पॉलिटी यहाँ पे भूलने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेहद ही कंसेप्ट वाइज और काफ़ी कहानी की तरह हिस्ट्री की तरह हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटी को। और काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हम उठाएंगे जिससे कि बर्डन आपको ना हो एक ही दिन में। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। हमारा जो जब भी हम पॉलिटी उठाते हैं तो जनरली हम लक्ष्मीकांत हुआ चाहे कोई भी किताब हम जब उठाते हैं तो उसमें जो है आपको पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ने को मिलता है। यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिटी मतलब क्या, भारत का जो है जो संविधान जो लिखा गया वो किस प्रकार से जो है वह शुरुआत उसका हुआ। यानी कि भारत जब ब्रिटिश काल से लेकर आपको यहाँ पर हम आते हैं कि भारत का जो आधुनिक संविधान जो लिखा गया आपको उस काल तक जो है हम पढ़ते हैं। तो आइए हम उसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो संविधान का जो है जो रास्ता यानी कि पाथ जो है वह चल कर आया है, किस क्रम वाइज उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में संवैधानिक अगर ऐसा तो दावा किया जाता है कि पास्ट में भी किया गया, लेकिन ऐसे औपचारिक तौर से अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है, अगर देखा जाए कोई एक्ट के रूप में भारत में अगर कोई लागू होता है तो वही आपको जो है रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं एक बार। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं, यानी कि ब्रिटिश शासन आने के बाद ही आपको जो है लिखित रूप में संवैधानिक अधिकार का इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इससे पहले हम अशोका को ले सकते हैं, जिनका रिटन फॉर्म में आपको एविडेंसेस मिलता है, कानून लॉ को लिखा हुआ। तो उनको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको स्टार्ट जो है यहाँ पर एक बेसिक जो है पॉलिटी का जो है वो स्टार्टिंग जो है यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि चार आपको फॉर्म में आपको भारतीय संविधान को जो हिस्ट्री है यानी कि ऐतिहासिक क्रम जो है वह देखने को आपको मिलता है। तो पहला जो है हमारा जो है वह है, आइए, 1600 से लेकर 1765 यानी कि पहला है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब जो आई थी यहाँ पे, तो ट्रेडिंग बॉडी यानी कि इंडस्ट्रियल बॉडी टाइप का यह जो है वह बिहेव करती थी। तो उस आधार पर जो है देखा जाए तो पहला हमारे कानून की तरह जो है जैसे नवाबों से पैसा लेना, टैक्स का नियम बनाना, दस्तक नियम बनाना, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को जो है वहाँ पर मिल जाती थी। ठीक है, यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को बारे में आपको समझना होगा। 1765 में कैसे आपको दिवाली राइट मिलता है, जो बंगाल का नवाब होता है। तो इसको हम, यह हिस्ट्री का पार्ट हुआ, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि अब काफ़ी देर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, तो अलग से आप वीडियो में देखिएगा हिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट हो जाएगा। इसके बाद 1764 में आपको पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसके बाद लगभग जो कंट्रोल जो है भारत पर जो है ब्रिटिश सरकार का जो है वो हो जाती है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के, यानी कि ब्रिटिश जो उसकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो हुआ हो जाता है कंट्रोल। इसके बाद जो है 1857 तक जो है वह कंट्रोल जो है बना रहता है, लेकिन 1857 में एक विद्रोह होता है। और विद्रोह के बाद आपको पता होगा कि कंपनी रूल जो है वह यहाँ पर कंपनी रूल तक आपको 1857 तक आपको देखने को मिलता है, कंपनी रूल। लेकिन इसके बाद जो है कंपनी रूल जो है वह खत्म हो जाता है और इसके बाद जो है डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ जाता है, यानी कि क्वीन का आ जाता है, यानी कि क्राउन रूल आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। क्योंकि अब लगता है कि अब जो है चीज़ें जो है काफ़ी हद तक जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के से हाथ से वह निकल गई थी भारत की, और इसके बाद जो है वह कंट्रोल जो है पूरा का पूरा निकल कर आपको क्राउन रूल यानी कि क्वीन के हाथों में जो है वह चला जाता है। ठीक है, और
आपको ब्रिटेन से चीज़ें जो है कंट्रोल होनी शुरू जो है वो हो जाती है। इसके बाद जो है आप अभी तक आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर आप पढ़ते होंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको 773 आपको मिलता होगा। तो देखिए ये सारी घटना जो है 1773 से पहले की घटना जो है आपको देखने को मिलेगी 1858 ये सब चीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं आपको आगे। अब चलिए, ठीक है। इसके बाद हम जो है अब चीज़ों को देखना जो है क्रम वाइज जो है शुरू करेंगे। देखिए अब रेगुलेटिंग एक्ट जो है यहाँ पर हम देखने की शुरुआत करेंगे, और इस वीडियो में हम चाहेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट पर ही फोकस करके आपको चीज़ों को जो है और बढ़िया से जो है क्लियर कर दिया जाए, कि दोबारा आपको कहीं पे भी वीडियो देखने की जरूरत जो है वह नहीं पड़े, ठीक है। थोड़ा ये मैंने गलती किया, पिंक ये येलो कलर का हो गया है, तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये येलो कलर का रेगुलेटिंग एक्ट 773, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, रेगुलेटिंग एक्ट 773, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 773 के को हम जो है पढ़ेंगे अब हम। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट 773 लाने का जरूरत आखिर क्यों पड़ा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, काफ़ी जो है बड़ी जो है कंपनी थी ब्रिटेन के लिए, और काफ़ी जो है पैसा जो है यर्निंग जो है यर्न करके भारत से जो है वह किसको देती थी आपको, तो वह देती थी आपको ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार के अधीन ही जो है वह वर्क जो है वह कर रही थी। लेकिन इसके बाद आपको पता होना चाहिए प्राइवेट कंपनी थी यह, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होता है जो कम से कम 4 लाख डॉलर जो है सालाना जो है वह, सॉरी पाउंड जो है वह देती थी आपको ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह दिया करती थी। लेकिन इसके बाद जो है चीज़ें जो है काफ़ी बदली और काफ़ी पुअर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि पुअर एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला, लोग घूस लिया करते थे कंपनी में। तो घूस कंपनी जो है के जो लोग थे वो कम घूस इतना ज़्यादा बढ़ गया था, घूस लेना, ब्राइब्स लेना लोगों के बीच में, अब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था, जिसके वजह से जो है क्या होता था कि कंपनी को फायदा जो है वो नहीं पहुंचता था, और नीचे के लोग जो लोग थे कंपनी के काम करने वाले, वो तो काफ़ी मालदार और पैसे वाले हो गए थे, लेकिन कंपनी जो है धीरे धीरे डूबने के कगार पे आ गई थी। और इतनी बड़ी कंपनी को ब्रिटिश क्राउन जो है वो ये डुबाना तो चाहती नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कंपनी दे रही थी। इसको वजह से जो 4 लाख सालाना जो है जो ब्रिटेन जो है लेता था, यानी कि 4 लाख सालाना जो है, एक मिनट, तो ठीक है, 4 लाख पाउंड जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो देती थी आपको किसको, ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटेन गवर्नमेंट को जो है वह देती थी। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन गवर्नमेंट को इतना देने के बाद जो है एक ऐसा समय आता है कि इसके बाद इतना भ्रष्टाचार हर चीज इतना बढ़ जाता है आपको, कि आपको 1772 में आपको जो है 1 लाख जो है वो लोन जो है वो 1 लाख लोन खुद ही जो है वह मांग लेती। जो कंपनी आपको 4 लाख जो है पौंड जो है वह देती थी आपको ब्रिटेन सरकार को, वो इतना यानी कि उसका यानी कि करप्शन की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है इतना बदल जाती है उसको, कि वो डाउनफॉल पे आ जाती है सीधे, और इतना हो जाता है कि 1 लाख पाउंड आपको जो है वह खुद ही जो है वो इतना मतलब कि खोखली हो चुकी थी कंपनी की, आपको 1 लाख पाउंड जो है वो खुद ही जो है ये क्या कहता है ब्रिटिश सरकार से जो है वो मांग करती है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो क्या है लोन लेना उसको पड़ता था। जो कंपनी सोचिए 4 लाख जो है वो देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से, वह जो है 1 लाख पाउंड जो है खुद ही डिमांड कर देती है आपको क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसके बाद जो है सीधे आपको यहाँ पर डाउनफॉल जो है वो डाउनफॉल जो है आपको देखने को मिल जाता है आपको, और इतना डाउनफॉल हो जाता है कि आपको 1768 में आपको डाउनफॉल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको डाउनफॉल आपको आपको देखने को आपको मिलने लगता है, ठीक है। और 17
72 में आपको, यानी कि 72 में आपको 1 लाख रुपया जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुद ही जो है कंपनी जो है वह डिमांड करती है, यानी कि लोन जो है वह लेती है। अब इसका जो है कारण क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट का कारण जो है वह क्या बना, आइए हम समझते हैं इसको। तो रेगुलेटिंग एक्ट में आपको दिखिएगा आखिर इसको लाने का जरूरत क्यों पड़ा। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या, यानी कि कंपनी जो है अब इस स्थिति में पहुंच चुकी थी कि वह जो है जो ब्रिटेन इंडिया में जो कंट्रोल थी, फिर से जो फाइनेंशियल कंट्रोल था, लगभग अब जो है वह नहीं कर पा रही थी। इसके वजह से वो काफी कंपनी अब डूबने लगी थी। अब उसको अब चाहिए था गवर्न करना, अब समय आ चुका था कि ब्रिटिश सरकार जो है अब डायरेक्टली कंट्रोल जो है उस पर ले, और आपको जो है चीजें जो है बढ़िया से सुनिश्चित तरीके से अब जो है वह चालू करे। तो कारण था कि 773 में आपको जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, इसमें आपको जो है बहुत आपको भयानक तरीके से आपको इतना करप्शन हो गया था कि आपको बंगाल फेमाइन जो है आपको देखने को मिला। ठीक है, बंगाल फैन यानी कि बंगाल में आपको काफी ज्यादा लोग जो है भुखमरी से जो है वो मर गए, यानी कि भुखमरी पूरा का पूरा फैल गया था हर जगह। आपको 1/3 जो है, 1/3 जो है वह समझिए कि हंगर से जो है वह मर गए थे लोग जो है, लोगों की मृत्यु जो है 1/3 जो है वह बंगाल का जो है वह हो गई थी। इतना बड़ा स्तर पे जो है वह देखने को आपको जो है करप्शन इस प्रकार से कंपनी में देखने को मिला था। कंपनी टैक्स वसूले जा, लेकिन टैक्स वसूले कैसे, क्योंकि इतना जो है प्रोडक्शन भी नहीं हो पा रहा था और चीजें इतना इरेगुलर तरीके से चल रहा था कि इस प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह लाने का कारण जो है वह लाना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके साथ ही आपको, इसके साथ ही फर्स्ट, इसका एक और कारण जो है वह है कि फर्स्ट एंग्लो वार होता है, किसमें ये हैदर अली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक वॉर होता है, फर्स्ट एंग्लो वार। इसके वजह से यह क्या है, 3 साल तक जो है वो वॉर चलता है, और इसमें काफी पैसा जो है दोनों तरफ से खर्चा होता है। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भी वॉर करती है, तो इसमें काफी ज्यादा मासिक तरीके से जो है पैसा का खर्च जो है वो आता है। 3 साल तक जो यह युद्ध चलता है, और जिसके वजह से क्या होता है, इसमें मैं लिखता हूँ उसका साल है 1766 से 1769, यानी कि 166 से लेकर 69 तक, 1769 तक जो है वॉर जो है चलता है, और इसमें काफी ज्यादा जो है पैसा जो है वह खर्च हो जाता है, जिसके वजह से कंपनी जो है डूबने के कगार पे जो है वो आ जाती है। इसके साथ ही जो है एक और सबसे बड़ा जो चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्राइब, ठीक है, यानी कि घूस घूस जो है कंपनी के लोग जो है घूस लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है कंपनी को बेनिफिट जो है जो जाना चाहिए था कंपनी को, जो पैसा वह नहीं जाता है, और नीचे वाले जो लोग हैं कंपनी में काम करने वाले, उनको जो है वह पैसा जो है ज्यादा अमीर जो है वो होते जाते हैं। इसके साथ ही आपको सबसे बड़ा जो है बेनिफिट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, आपको जैसा कि पता होगा कि चाय, ठीक है, टी। तो टी चाय से बहुत ही ज़्यादा मुनाफा जो है वह कमाती थी, और वो 85% जो है टी ट्रेड जो है उसका घट जाता है, ठीक है। 85% जो है टी ट्रेड जो है उसका जो है वह डाउनफॉल पे आ जाता है, क्योंकि यह सीधा टी जो है इंडिया से वह कहाँ ले जाती थी आपको, तो वह इंडिया और चाइना से कहाँ ले जाती थी, यूएसए ले जाती थी, ठीक है, यूएसए। और यूएसए में आपको डच कंपनी आ गई थी, यूएसए में आपको डच कंपनी आ गई थी, ठीक है, डच का स्पेलिंग में, ठीक है, तो डच कंपनी आ गई थी, जिसके वजह से 85% जो है वह मुनाफा जो है वह दे रही थी। मुनाफा क्या, वहाँ पर सेलिंग करने लगी थी, और यूएसए के लोग ऐसे ही खिलाफ होते जा रहे थे धीरे धीरे आपको ब्रिटेन के। तो क्या होता था कि फिर इसके बाद क्या हुआ, यूएसए के लोग जो है ट्रेड में वहां पे भी कम आपको हो जाता है, यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पकड़ है यूएसए में टी ट्रेड पे, वह भी आपको जो है कम जो है वह हो जाता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जो है वह काफी चीजें बदल गई, और इसके बाद और भी मैं चीजें दिखाता हूँ, एक मिनट। इसका एक और कारण भी आपको बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये ड्यूल गवर्नमेंट, ठीक है, एक मिनट सॉरी, तो ड्यूल गवर्नमेंट की वजह से क्या होता था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये आपका हो गया आपको क्या है, नवाब, ठीक है,
नवाब, इसको समझिएगा आप। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह टैक्स लिया करती थी, जैसा कि आपको पता था, टैक्स पे उसका अधिकार था। इसके बाद जो नवाब जो है वह टैक्स जो है वह नहीं लिया करता था। लेकिन जो रूल करने का जो सिस्टम था, यानी कि रूल जो करता था, आपको कौन करता था, आपको ये सॉरी, रूल आपको कौन करता था, आपको जनता को जो रूल करने का काम जी किसका था, आपको नवाब का जो है वह हुआ करता था। लेकिन भाई कुछ भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन सब चीज आखिर नवाब कैसे करे, जब उसके पास टैक्स ही नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे आपको जो है ये आपको वो कार्य जो है वह करे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? ये क्या हो गया, एक मिनट सॉरी। ठीक है, तो रूल आखिर 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 वो कैसे करे, जब आपको जो है अधिकार जो है वो मिल नहीं पा रहा है चीजें कंपनी की तरफ से। तो वो चीजें जो है यहाँ पर देखने को, खामी जो है वो देखने को मिली, क्योंकि टैक्स भाई मिलता था आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स, और रूल कौन कर रहा था आपको, अरुल नवाब कर रहा था। जिसके वजह से क्या होता था कि नवाब जो चाह कर भी आपको पैसा जब उसके पास होगा नहीं तो जनता में बांटेगा कैसे, तो जिसके वजह से धीरे धीरे बंगाल फेमाइन और जो भूखमरी जो है बंगाल में फैला, तो उसके वजह से यह कारण जो है वो मेन जो है वो बनकर निकला। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपको, अब हम इसी को इन्हीं सब कारण जो है निकल कर आता है, तो अब हम समझेंगे कि अब इसके बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आता है। ठीक है, अब जो है चीजों को समझा जाता है, और रेगुलेटिंग एक्ट का जो है आप कंसेप्ट जो है समझ गए, आखिर क्यों है रेगुलेटिंग एक्ट, कारण क्या था, अब यहाँ पे समझ गए इसको ठीक से। आइए अब हम देखते हैं इसको और भी बढ़िया तरीके से। देखिए, तो जैसा कि 1770 में आपको जो है ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था, यानी कि अकाल पड़ा हुआ था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, खराब जो व्यवस्था जो है, लचर व्यवस्था जो है देखने को मिला। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वह भी आपको देखने को मिला। आपको कंपनी जिसमें जो है वह डिप्टी आपको क्या होता है, हार जाती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैसा जो है आपको जो है उसमें जो है खर्च जो है वो हो गया था। ठीक है, आइए हम आगे अब देखते हैं आपको इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आपको चीजें जो है, अब ब्रिटेन को लगा कि अब चीजें जो है वह बदलना चाहिए, क्योंकि इतना बुरी स्थिति में जो है कंपनी चल गई थी। इसके बाद क्या होता है आपको, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, अब उसको क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको बना दिया जाता है। यानी कि बंगाल, बम्बे और मद्रास जो तीन प्रोविंसेस थे, जैसा कि आपको पता होगा कि बंगाल, बम्बे और मद्रास, उसको अब जो है एक ही आपको मेन हेड बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसको जो है उसको और बम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अंदर कर दिया जाता है, आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर जो है वह कर दिया जाता है। इसके बाद जो है पहली बार जो है यह सेंट्रलाइजेशन जो है वह देखने को मिलता है आपको, जिसमें सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि एक ही जो है, जैसे कि केंद्र में सरकार होती है, उस प्रकार की चीजें आपको देखने को आपको मिलती है, जो पूरा तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है वो अधिकार जो है वो दे दिया जाता है। लेकिन अभी भी आपको जो है यह अधिकार पूरा तरह से नहीं मिलता है, जो आपको पिट्स इंडिया एक्ट में, और इसके बाद आपको ड्रॉबैक ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट अमेंडमेंट में आपको और भी सुधार जो है वो किया जाता है, बाद में उसको हम पढ़ेंगे इसके आगे। इसके बाद क्या किया जाता है आपको, सॉरी, इसके बाद आपको किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब वह जो है वह बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वह बनाया जाता है कहाँ पर, आपको कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थापना जो है वह किया जाता है इस एक्ट के वजह से। और इसमें जो है पहला जो है चीफ जस्टिस जो है वह यानी कि चीफ जस्टिस जो है सीजेआई जो है वह होता है। ठीक है, पहला चीफ जस्टिस, और इस एक चीफ जस्टिस होता है और 3 जज जो है वो होता है, यानी कि पूरा मिलाकर 4 जो है आपको जो है यह होता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, चीजों को आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो है जैसे कि मैंने बताया कि ब्राइब, यानी कि क्या है, घूस, घूस लेना जो है वो क्या होता है, बैन कर दिया जाता है। अब घूस नहीं दे सकते हैं, और कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी नॉर्मल लोग भी, अगर आपको अगर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए लोग थे, वो घूस लेना और इन सब चीज़ों को प्रॉफिट लेना, उन सब चीज़ों को क्या है रोक दिया जाता है। ठीक है, नेटिव पीपल से भी अब घूस जो है वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जिस कारण से कंपनी जो है लचर स्थिति में पहुंची थी, आप देख सकते हैं वही चेंजिंग जो है आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो मैंने कहानी आपको शुरू में बताया था, अब आप खुद भी जो है ये समझ सकते हैं कि आखिर पहला कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसके बाद जो है किस प्रकार से जो क्रमिक चेंजिंग आपको देखने को मिला है ऐतिहासिक तरीके से, वह आपको यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है, अब हम कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी में हम समझते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। यानी कि कोई भी जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अपने आप में कोई भी लॉ चाहे समय के अनुसार जो है बदलता जाता है। ऐसा नहीं कि हर कोई परफेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी बना हमारा, तो इसके बाद धीरे धीरे कितना जो अमेंडमेंट होते गया, तो उसी प्रकार से जो है ये अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है आपको 1781 में, ठीक है। अमेंडमेंट, एक मिनट इसको मैं लिख देता हूँ। अमेंडिंग एक्ट 1781, ठीक है। यानी कि 1781 में जो है वह काफ़ी चेंजिंग आपको जो है वह देखने को मिलता है। 1773 में यह पास हुआ और कुछ समय बाद इसको भी कुछ बदलाव जो है वह देखने को मिलता है। आइए हम इसको भी अब हम समझते हैं। आइए एक मिनट, इसको जो है पहला जो है चीफ जस्टिस लोग पूछ रहे हैं, यानी कि पहला चीफ जस्टिस कौन था, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ओह, ये रेड किया हुआ मैंने, रेड, ठीक है। तो पहला चीफ जस्टिस कौन थे आपके, जो बनाया गया आपको, तो एलिजा एम थे। आगे चल के इनमें भी काफी विवाद जो है वह देखने को जो है वह मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ईस्ट इंडिया एक्ट है और अमेंडमेंट एक्ट 1781। एक और चीज है यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक चीज छूट गया आपको यहाँ पे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में यह होता है आपको, ये वाला जो मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है कि अब इसके बाद जो है नवाब को क्या किया जाता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, तो नवाब को जो है अब क्या किया जाता है, आपको इनको पेंशनरशिप बना दिया जाता है। यानी कि पेंशन दे के जो है वो अब इनको जो है वह शांत कर दिया जाता है, ठीक है, पेंशन, ठीक है। तो पेंशन इनको जो है अब दिया जाने लगता है और इनको जो है वह भी अधिकार जो रूल करने का जो भी अधिकार था वह भी जो है अब इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। जिसके वजह से अब क्या होता है, नवाब जो है पेंशन के रूप में आ जाते हैं और कंपनी को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से टैक्स भी लेती है और वर्क भी जो है भारत में जो जहाँ जहाँ वर्क करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का चाहे कोई भी डेवलपमेंट का वर्क जो है वह करना होगा, अस्थायी रूप से ज़मीन पे जो है वह कर पाएगी, ठीक है। जिसके वजह से यह जो है वह हटा दिया जाता है। कि आपको अगला जो है रेगुलेटिंग एक्ट में क्या ड्रॉबैक है, फिर इसके बाद हम समझेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या ड्रॉबैक आपको समझेंगे। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में जो है निकल कर आता है, वह भी आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और फिर इंडिया एक्ट 1784 है, अमेंडमेंट एक्ट 1781 है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। और काफ़ी छोटा वह वीडियो होगा और उसको काफ़ी डिटेल से और भी बढ़िया तरीके से जो है समझेंगे। अगर चैनल को आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि जामटा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है। और ऐसे ही आप जो प्ले लिस्ट में जाकर मेरा वीडियो जो है वह देखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा।